तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज की हमारी इस वर्कशॉप की, जो हमारी 21 डेज की वर्कशॉप है, डिविनिटी इज विद इन यू। इसकी जो हमारी अद्भुत यात्रा जर्नी जो हमारी चल रही है, आज उसका दूसरा दिन। आज भी देखिए हमारा पूर्णिमा एंड हनुमान जयंती, तो उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ फॉरगिवनेस, जिसमें हमें फॉरगिवनेस यानी क्षमा, क्षमा के द्वारा अपने खुद की आंतरिक शक्ति प्राप्त करने और अपने ज्ञान से हम सभी को अवगत कराने के लिए आज हमारे साथ हैं पीएमसी की शान सारिका सराफ मैम, जो हमारे साथ मैम जुड़ चुके हैं। लगातार 18 ईयर्स से अपने ज्ञान और ध्यान के अनुभवों से इस स्पिरिचुअल फील्ड में एक्टिव रहते हुए मैम कार्यरत हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं पूरे सम्मान और प्यार के साथ सारिका सराफ मैम का आज यहाँ। और चलते हैं मास्टर्स हम मैम के साथ आज की इस यात्रा में। सो नाउ ओवर टू यू सारिका मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। इतना बढ़िया ये प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, आपकी एफर्ट्स को सलाम। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, इस प्रोग्राम में। बहुत अच्छी मेंटोर हैं आपके साथ में, को हमेशा सीख रहे हैं फॉलो मैम कर। आप लोगों से, आप हमारे रोल मॉडल्स हैं आप सभी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ कोई भी जूनियर सीनियर कुछ नहीं है। आप आपकी जो आत्मा है वो पिछले जन्मों में कहाँ तक पहुंची है वो नहीं पता। हो सकता है इस जन्म में आप मेरे बाद 18 साल बाद आए हो, लेकिन आपकी आत्मा पिछले जन्मों में कितनी यात्रा की है, जो कि पता नहीं कौन से सबसे सीनियर मोस्ट मास्टर से भी ज्यादा अधिक हो, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए ना आप और ना यहाँ जितने बैठे पार्टिसिपेंट्स हैं, हो सकता है कोई पार्टिसिपेंट आज जुड़ा हो, आज ध्यान में बैठा हो, और अगले ही क्षण उसकी थर्ड आई खुल जाए, क्योंकि पिछले जन्मों में उसने पता नहीं कितनी साधना की है, किस लेवल पे जाके उसने अपना शरीर छोड़ा है। तो बस हमारा काम है एफर्ट्स करते जाना, लोगों तक ध्यान पहुंचाते जाना, लोगों तक विजडम पहुंचाते जाना। उनकी आत्मा की जर्नी के हिसाब से कब उनकी अवेकनिंग हो जाए, कब वो कहाँ पहुंच जाए, और आप उसके लिए माध्यम बन जाए, बस इतना ही। यस तो मैम। रियली ग्रेट थैंक यू। ग्रेट एफर्ट्स रितु जी। थैंक यू मैं मैम। हमेशा देखती हूँ आप आगे बढ़ती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ एक नया प्रोग्राम आप लॉन्च करती ही रहती हैं सारे पार्टिसिपेंट्स को। तो हम रितु जी स्टार्ट करें आधा घंटा ध्यान से। यस मैम। यस मैम। आप चलाएंगे म्यूजिक, मैं चलाऊं? जैसा आप बोले मैम वैसे करते हैं। ये मैं चलाती हूँ। जी मैम। आप बस देखो म्यूजिक आ गया है कि नहीं आ गया, मैं चलाती मास्टर्स अपने आप लोग वीडियोस ऑन करिए, सब लोग। एक एनर्जी का आदान प्रदान भी रहता है उसमें। लगता है कि हाँ, हम फेस टू फेस सब आपस में मिले हुए हैं, आपस में हम लोग जुड़कर साथ में ध्यान कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने वीडियोस ऑन करिए। हूँ। सभी हल्के से आंखों को बंद कर लीजिए, चश्मों को उतार लीजिए, उंगलियों को फंसा लीजिए, दोनों पैरों को आपस में क्रॉस कर लीजिए। सुबह की इस शांति को महसूस कीजिए। एक गहरी लंबी सांस, ये बंद। थोड़ा सा वॉल्यूम हम कम करेंगे और थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा सा। यस जी। थोड़ा और कम।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। हाँ, इसीलिए। अनुभव करते हुए मैम थोड़ा सा पॉसिबल होता है कम करना तो और म्यूजिक कम कर दीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम। यस, आपकी कम बहुत कर दूं? सॉफ्ट सॉफ्ट वॉइस है ना आपकी। यस, थोड़ा सा कम। ये तो मेरा वॉल्यूम उतना में ही सेट रहता है। उसके लिए बटन नहीं है, इसके लिए है। यस। तो फ्रेंड्स, हंसी आ रही है तो खुलकर हंसिए, बिल्कुल भी ऐसे मंद मंद मत हंसिए, खुल के हंसिए। उससे पता है इमीडिएटली चेतना हमारी गायब हो जाती है। जितनी हमारी चेतना ध्यान से गायब होती है ना, उतनी ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा हमारी चेतना खुशी से, हंसी से, जॉय से गायब हो जाती है तुरंत। मन को पूरी तरह से प्रफुल्लित रख के, मतलब बंद, एक गहरी लंबी सांस। आज का दिन बहुत ही पावन है फ्रेंड्स, बहुत लकी हैं। दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ किस जगह से हम सब आकर आज सुबह की वेला इस मंच पर जुड़े हैं। डॉक्टर ऋतु की इस एफर्ट से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरी तरह से प्लान है। आज की हाई एनर्जेटिक दिन में, पूर्णिमा के दिन, हनुमान जयंती के दिन, जो स्वयं भगवान पुत्र हैं, जो सरसों के पुत्र हैं, आज उनकी जयंती के दिन सब बैठकर ध्यान का ये लाभ उठा रहे हैं। और इस पृथ्वी का जो हाईएस्ट टॉपिक है, इसके बिना हम कभी 5D में असेंड कर ही नहीं सकते, उस टॉपिक का हम लाभ उठाएंगे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है फ्रेंड्स, का पूरी तरह से लाभ उठाते हैं। अपने अंदर गहरे डूब जाए, हर सांस के साथ
के साथ कोई गाइडेंस नहीं होगी फ्रेंड्स, सिर्फ आप और आपकी समझ और आपकी अंतरात्मा की ज्ञानता, आपका इंट्यूशन। लास्ट 10 minutes बिल्कुल गहरी ऊंचाई। इस 10 मिनट में इतनी ऊंचा हम अपने अंदर ले लें ताकि नॉर्मल दिन आज की ऊर्जा, आज की वाइब्रेशन, आज की एनर्जी उत्तम स्थिति हर सांस को और जाते हुए मन में केवल आभार, हर चीज का आभार, केवल परिवार का, जीवन की राह का, चीज का सांस हमसे चूकने ना पाए, सांस को देखते रहना है, सांस को महसूस करना है।
सांस के साथ। सांसों के साथ बने रहिए आखिरी 1 मिनट, बिना कोई सोच, बिना कोई विचार, केवल आप और आपकी सांसें। हर एक सांस के साथ पूरे आधे घंटे में अगर कोई सोच आया हो, कोई विचार आया हो, तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो रुक सा जाता है, थम सा जाता है। इस 1 मिनट में एक भी सोच नहीं, एक भी विचार नहीं, हर सांस के साथ जुड़िए। इस ऊर्जा के प्रवाह को जारी रखने के लिए हर सोच से दूर, हर सांस से जुड़िए। पूरे 1 मिनट, एक भी सांस हमारी अवेयरनेस के बिना ना आ पाए, ना जा पाए। पूरे 1 मिनट। स्पेंस धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। अगर मन नहीं है तो आंखें बंद करके पूरा सत्र सुनिए, क्योंकि आज ऊर्जा ज्यादा है। 5 4 3 2 1 0। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि आप आज का सारा दिन अगर इसी ऊर्जा के साथ बने रहें, मौन में रहें, हल्का खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, तो आज की जो अत्यधिक ऊर्जा है ये आप अपने पूरे शरीर में सिमुलेट कर पाएंगे। थैंक सो यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम आज के ध्यान के सत्र के बाद आज के ज्ञान के सत्र की ओर जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा करना। क्षमा किसको करना है? जिसने कुछ ऐसा कार्य किया हो या कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की हो जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंची है। और कभी कभी ये नॉर्मल कोई परिस्थिति नहीं कि आपको खाना पूछ लिया, नहीं पूछा, ठीक से नहीं दिया, ऐसी छोटी मोटी परिस्थिति नहीं। कभी कभी ये परिस्थिति ऐसी हो जाती है, ये अपमान ऐसा हो जाता है, ये क्षति ऐसी हो जाती है कि आपका पूरा अस्तित्व हिल जाता है, आपकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है, और आपका पूरा दिल ही पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और उस परिस्थिति में भी आपके दिल से सामने वाले के लिए हमेशा माफी, फॉरगिवनेस निकलने का क्या अस्तित्व है, क्या महत्व है, वो आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, दो बहुत ही गहरे दोस्त थे और आजादी के समय पर वो दोनों एक साथ जेल में कैद थे। और जेलर ने उन पर इतने बेरहमी से
वार किए, इतने बेरहमी से उनको उन्होंने जख्मी किया कि किसी का दिल दहल जाए। उनको खून में भर के उनको मारा जाता था। बहुत वर्षों बाद जब आजादी मिल गई, वो दोनों बूढ़े हो गए थे, एक दूसरे से मिले बहुत वर्षों बाद। जब एक ने दूसरे को कहा कि क्या तुम भूल गए वो वक्त, क्या तुम्हें याद है कि कैसे आजादी के लिए हमने कोड़े खाए थे, खून में लथपथ होकर हमने चीखी थी, चीख की पुकार की थी, लेकिन किसी ने हम पर रहम नहीं किया, क्या तुम्हें याद है? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन मैं उससे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ और अपने जीवन में बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ, बहुत खुशी से जी रहा हूँ। तो दूसरे ने कहा कि कैसे भूल सकते हो तुम, आज तक हर दिन मैं उस पीड़ा से गुजरता हूँ, आज तक रातों की मुझे नींद नहीं आती चैन से, जब वो खून की लथपथ, वो सारी चीख पुकार आज तक मेरे दिल को दहला देती है, और मैं उसी दर्द में जी रहा हूँ इतने वर्षों के बाद भी। तो उसके दोस्त ने कहा, इसका मतलब तुम आज भी उस जेल में कैद हो जिससे हमें आज से 40 वर्ष पूर्व आजादी मिल गई थी। इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, कि कोई भी आया, हमारा दिल तोड़ दिया, हमारा दिल दुखा दिया, हमारा अपमान कर दिया, हमारे अस्तित्व को हिला दिया, हम पर अन्याय किया और आगे बढ़ गया, भूल गया, अपने जीवन में खुशी से जी रहा है, और हम उस दुख को, उस दर्द को, उस पीड़ा को आज तक अपने दिल में रखे आंसू बहा रहे हैं। लॉस किसका? सामने वाले का लॉस हो रहा है। हम पीड़ा में हैं, हम दर्द में हैं, सामने वाले को कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ तक कि कभी कभी उसको अपनी गलती का भी एहसास नहीं होता है कि उसने आपके साथ ऐसा किया, वो मानने तक तो तैयार नहीं होता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया। लेकिन जब आप इस पीड़ा में 24 घंटे रहते हो, सोचते रहते हो, आपका जीवन थम जाता है। आप आज भी उस बंधन में रहते हो जो उसने एक बार करके आगे बढ़ गया, लेकिन आप आजीवन उस बंधन में खुद को रख के उस पीड़ा को रोज रोज जी के क्या करते हो अपने साथ? जब इस पीड़ा में हम रहते हैं तो हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है फ्रेंड्स। हमारे शरीर के अंदर से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो हमारे पूरे हेल्थ को एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां हम अंदर से पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, इनर इम्बैलेंस में आ जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं हमारे साथ, जिसके कारण हमारे और भी हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स अगर किसी को है तो आप समझ जाइए कि आपने अभी तक माफ नहीं किया है। अगर हम माफ नहीं करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने हाई हैं कि हमारा इमोशनल जो टर्मोइल है वो तो है ही, वो तो सामने दिख नहीं रहा है किसी को, हम ही उससे गुजर रहे हैं, लेकिन फिजिकली भी हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम ना पूरी तरह से स्वस्थ रूप से जी पाते हैं, और हमेशा अपने जिंदगी को एक बंधन में बांध के एक नॉर्मल से बहुत ही कम निम्न स्तर का जीवन हमने अपने लिए चुन लिया होता है। तो क्या करना है फ्रेंड्स? हमेशा हमें माफी देनी है, खुद के लिए, सामने वाले के लिए नहीं, क्योंकि ये हम खुद पर एहसान कर रहे हैं, हम खुद को एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं अगर हम सामने वाले को माफ करते हैं। किसी ने भी कुछ भी आपको कह दिया, कर दिया, आगे बढ़ गए, लेकिन उसकी सजा खुद को नहीं देनी है। और इस दर्द से निकलने का सबसे कठिन उपाय है माफ करना। यहाँ बैठा हर एक पार्टिसिपेंट्स ये मन में सोच रहा होगा कि कैसे कर दें, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है।
माफ करने की वो शक्ति मिलेगी कैसे हमें? हमें माफ करने की शक्ति मिलेगी जब हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, जब हमारी चेतना बढ़ी हुई रहेगी। चेतना के स्तर के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन कितनी शिद्दत से, कौन कितनी प्योरिटी से सामने वाले को माफ कर सकता है। और माफ करना ऐसे मतलब ऊपरी स्तर पर अगर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक औरत थी, अपने डेथ बेड पर वो थी, डॉक्टर ने कह दिया अभी तुम्हारे पास 3 दिन है। तो उसने पूरा जीवन अपने मन में किसी के लिए शत्रुता रखी थी, क्योंकि उसकी तरफ से उसको बहुत सारा दर्द और पीड़ा जीवन में मिला था। तो जब 3 दिन उसके जीवन में था, तब उसने अपने शत्रु को बुलाया और उसको कहती है कि अब मेरे जीवन के 3 दिन बाकी हैं और मैं तुमको माफ करती हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर, अगर मैं जी जाऊं अगर 3 दिन से ज्यादा, तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। क्योंकि मैं मर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। तो ये जो ऊपरी स्तर का जो माफीनामा है, ये काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह का माफी अगर आप दे रहे हैं किसी को, तो जान जाइए ये माफी नहीं है, ये बस एक एडजस्टमेंट है। और ये बिल्कुल भी ना आपके शरीर में काम करेगा, ना आपके मन में काम करेगा। और एक तरह की माफी कौन सी होती है जो नॉर्मली लोग मांगते हैं, फिर कहते हैं कि सामने वाला नहीं बदल रहा है। कहते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, इतना नीच है, इतना ज्यादा जलील है, मुझे इतना अपमान किया, लेकिन मैं बहुत महान हूँ और मैं उसको माफ कर रही हूँ। इस तरह की माफी भी काम नहीं करेगी, जहां आप सामने वाले को पूरी तरह से एक ऐसे स्तर पे ले आते हैं, एक निम्न स्तर पर ले आते हैं, और अपने आप को एक अहम भाव में ले आते हैं कि इसके बावजूद मैं इतना महान हूँ, इतनी महान हूँ कि सामने वाले को मैं माफी दे रही हूँ। इस तरह की माफी भी काम नहीं करेगी। माफी बहुत ही सौम्य, बहुत ही निर्मल, बहुत ही प्योरिटी के साथ आनी चाहिए दोस्तों। दिल से आनी चाहिए, तभी आपकी जो आत्मा है उस दर्द से मुक्त होकर अपने आप को पूरी तरह से फ्री करेगी। जैसे कि चमेली के फूल की जो बेल होती है, आप जानते होंगे परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि चमेली के जो फूल होते हैं उसकी कितनी सुगंध होती है, आपको पता है ना। उसकी जो बेल होती है, उसको जब जड़ से कोई काटता है, हथौड़े से मारता है, तो चमेली के फूल उस पर, वो जो बेल है, उन हाथों पर अपने फूल बरसाती है। तो माफी उसी तरीके से होनी चाहिए, जो हमारे दिल को चीर कर हमें ठेस पहुंचाता है, हम उस पर अपने माफी के, अपने प्रेम के फूल बरसा सकें। जैसे चमेली के फूल उसके हाथों पर गिरती है जो उस जड़ को काट रहा है, उसको सुगंध से और प्रेम से भर देती है। ठीक उसी तरह हमारे दिल से निकली हुई माफी उस दुआ के साथ आनी चाहिए कि सामने वाले का दिल शांत हो जाए, दुआओं से भर जाए, तब वो सही मायने में माफी होती है। और इस स्थिति में पहुंचना ही रियल, असली मायने में 5D पर पहुंचना है फ्रेंड्स। अगर हम 5D पर पहुंचना चाहते हैं, अगर कोई एक ही ऐसा इंसान है जो कि आपको पसंद ना हो, जो कि आपका निंदक हो, तब आप कभी भी इस 3D से इस 5D के इस जो ये ब्रिज है इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा 3D में आप बने रहेंगे। अगर आपको 5D में जाना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो आपको सामने वाले को माफ करना होगा। पृथ्वी पे कोई भी अगर व्यक्ति बाकी है जिसके प्रति आपकी डिसलाइक है, तो आप कभी भी अपनी इस चेतना से अगले आयाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। और ईश्वर आपको, ब्रह्मांड आपको ऐसे मौके देगा कि आप सामने वाले को अब उसका बदला आप ले सकते हैं। जो दर्द आपको मिला है उसको आप फिर से दे सकते हैं, लेकिन इस मौके में भी आप सामने वाले को ये अपमान का मौका छोड़ दें, तब सही मायने में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, तब सही मायने में आपने माफी दी है। वरना तो ये जस्ट एक एडजस्टमेंट है, और मन में आपने ये पाल रखा है कि कभी मौका मिलेगा तो मैं देख।
रतन टाटा जी का एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सबको पता है रतन टाटा जी की जो चेतना है कितनी हाई है, कितना सारा वो, इतने सारे लोगों को हेल्प करते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। उनकी इनकम का भी एक बहुत बड़ा पार्ट वो हमेशा डोनेट करते हैं। तो उन्होंने जो इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनियस कार है, आप सब जानते होंगे फ्रेंड्स, इंडिका जो है बिना किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी के इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस कार है, जो अपने आप में एक पूरी तरह से बिना फॉरेन टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, इंडिया की ही ये प्रोडक्शन है। तो उसको लॉन्च किया था रतन टाटा जी ने 98 में। और 99 में ये पता चला कि ये कार की इंजन खराब है, ये ठीक से चल नहीं रही है। अब इनके पास कोई उपाय नहीं, इनका सारा इन्वेस्टमेंट उस पे लग गया है। उसी वक्त फोर्ड मोटर्स, अगर आप जानते हो, उनके मालिक जो फोर्ड हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब इसको लेने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत बड़ी कंपनी जिन्होंने जगुआर लॉन्च किया था, फोर्ड मोटर्स सभी जानते होंगे। तो रतन टाटा ने अपने पूरी टीम के साथ वो गए उनके देश, और वहां पे उनके साथ मीटिंग रखी कि चलो अगर ये इसको ले लेते हैं तो हम इस लॉस से बच पाएंगे, हम अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। और वहां मीटिंग में फोर्ड ने क्या किया, रतन टाटा की, उनकी पूरी टीम की बहुत बेइज्जती की, बहुत मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, उनका अपमान किया। तो कहा क्या जानते हो तुम लोग, तुम इंडियंस, गाड़ी के बारे में जो तुम लॉन्च करने चले थे, वो तो हम हैं जो इसको खरीद रहे हैं। रतन टाटा की पूरे अस्तित्व में इतना बड़ा ये जो अपमान, ये ठेस, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे वो मीटिंग में भी नहीं गए, अपनी पूरी टीम को लेकर वापस इंडिया आ गए और काम किया, दिन रात जुट गए, इसके ऊपर रिसर्च किया। और इसके बाद धीरे 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 धीरे, आप देखिए, आप खुद जाके गूगल करके देखिएगा, उसके बाद जो रतन टाटा ने मोटर्स कंपनी पर जो अपना कब्जा जमाया, एक पूरी तरह से एक उन्होंने एक इंस्पिरेशन रख दी। और ठीक 10 साल के बाद वो पूरी तरह से हाई में आ गए, अपने आप को उभार लिया अपनी मेहनत से, अपने रिसर्च से, दिल में उस दर्द को लेकर। और ठीक 10 साल के बाद फिर जब फोर्ड मोटर्स की बारी आई, उन्होंने जगुआर लॉन्च किया 2008 में। पूरी तरह से फेल, उनकी दो चीजें फेल हो चुकी थी, दो लॉन्च फेल हो चुके थे, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे, मिट्टी में मिल चुके थे। और उस वक्त रतन टाटा ने उनको ये ऑफर किया कि हम इसको खरीद लेंगे। फोर्ड की पूरी टीम अब हमारे देश आई, जिसने कहा था कि क्या इंडियंस कार बनाएंगे, उनकी पूरी टीम हमारे देश आई। और फिर से मीटिंग हुआ, और फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आपका बहुत बड़ा ये, मैं मानता हूँ, बहुत ही एहसान मानता हूँ कि आप इसको खरीद रहे हैं, वरना हम सही में कहीं के नहीं रहे। उस वक्त रतन टाटा के पास ये मौका था कि वो अपने अपमान का बदला लेते, लेकिन यही है चेतना, वो चुप रहे। पूरे मान सम्मान के साथ उन्होंने उसको खरीदा, और पूरे मान सम्मान के साथ हमारे देश से वो लोग गए। तालियां दोस्तों, सभी को अनम्यूट करते हैं। इसको कहते हैं सही मायने में फॉरगिवनेस। सभी अनम्यूट कीजिए। मौज कीजिए। ये है हमारे देश के रतन टाटा, और ये है सही मायने में फॉरगिवनेस। आपको मौका मिलता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। तो सभी सभी बहुत को बड़ी बात है। Excellent. तो फ्रेंड्स, ये है सही मायने में फॉरगिवनेस, जब आपको कुदरत ये मौका देता है कि आप अपने अपमान का बदला ले, सामने वाले को वही दर्द दे, वही दुख दें जो आपको मिला है, लेकिन आप अपने बिहेवियर, आपकी जो चेतना है उसके हिसाब से आप अपने बिहेवियर का प्रदर्शन करते हैं। इसको कहते हैं सही मायने में फॉरगिवनेस। कभी भी आपको ये मौका मिले कि जिसने आपको दर्द पहुंचाया है, अपमान दिया है, कभी भी आपको मौका मिले,
वही दर्द आप उसको कभी ना दें। तो आप कहोगे कि यार सामने वाला, मैम आप कह रहे हैं कि दर्द ना दो, ना बोलो सामने वाले को, आप हमेशा माफ करते चलो, तो क्या लोग हमको ग्रांटेड के लिए नहीं लेंगे? आजकल तो थोड़ी सी बात हो जाती है, छोटी सी बात हो जाती है, आपको फंक्शन में नहीं बुलाए, पूजा में नहीं बुलाए, तो आप इसको दिल पे ले लेते हैं कि कभी माफ नहीं करूंगी, अपने फंक्शन में कभी नहीं बुलाऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग माफ कर देते हैं, हम छोटी सी बात माफ नहीं करते। वो आपके चेतना के स्तर पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं। लोअर लेवल के कॉन्शियसनेस के लिए एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात हो सकती है, आप माफ नहीं करोगे उसको। आपको अपने फंक्शन में बुलाकर अगर चाय के लिए पूछना भूल गए, तो आप जिंदगी भर उसको अपने दिल में रखोगे कि जिंदगी भर इसको नहीं बुलाना अपने फंक्शन में। ये है एक निम्न स्तर की चेतना, जहाँ छोटी सी बात भी बहुत बड़ी होती है। और ये है रतन टाटा की चेतना का स्तर, जहाँ इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा अपमान भी कोई मायने नहीं, कोई वजूद नहीं। तो अब चेतना के स्तर को कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, ये तो ध्यान से है। लेकिन आपके मन में अगर ये बात आ रही है कि कैसे, अगर हम बार बार सुनते रहें, एडजस्ट करते रहें, तो क्या लोग हमें ग्रांटेड के लिए नहीं लेंगे? They'll take us for granted. So how can we exhibit such a behavior? लेकिन फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखिए कि हम छोटी से छोटी चीज भी आज खरीदते हैं, उसकी भी हम गारंटी लेकर खरीदते हैं। तो अगर कोई आपके बिहेवियर की गारंटी ले रहा है कि इसके साथ हम जैसा भी व्यवहार करें, इसकी तरफ से हमेशा अच्छा ही व्यवहार आएगा, अच्छे ही शब्द आएंगे, इतनी बड़ी कोई अगर आपके ऊपर गारंटी ले रहा है, तो इससे बढ़कर आपकी चेतना का स्तर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप ऐसे चेतना के स्तर पर पहुंच गए हो जहां से वापस आना मुमकिन ही नहीं है। जहां लोग एक छोटी सी चीज की गारंटी नहीं ले सकते, वहां कोई अगर आपकी बिहेवियर की गारंटी ले रहा है, तो उस चेतना के स्तर पर तो हम सबको पहुंचना ही है, क्योंकि वही है रियल 3D से 5D डायमेंशन पर पहुंचना, और यही हमारी मंजिल है। तो फ्रेंड्स, इतना सा ही कहते हुए आज के सत्र का हम समापन करते हैं, क्योंकि हम एक बेसिक आपने जान लिया है कि किस तरह का फॉरगिवनेस होना चाहिए और क्यों हमें माफी देनी चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम लेते हैं तो और भी जो आपके मन में कोई अगर डाउट है, तो उसको हम बहुत और भी बेहतर तरीके से समझाएंगे, ताकि आपके अंदर में अगर कोई भी डाउट है, तो आप इस डाउट के अंदर से उभर कर इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। इसको एक सिर्फ एक थ्योरी के रूप में ना लिखें कि हाँ हमें करना है, हमें ऐसा करना है। प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है वो आप समझ पाए। किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप कृपया करके हैंड रेज कीजिए, और हम इन प्रश्नों को हम ले लेंगे फ्रेंड्स। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का की नोट वास्तव में कि चेतना के हमारे स्तर की गारंटी, ये बहुत ब्यूटीफुल और हमेशा अपने साथ रखने वाला, उस पर काम करने वाला, उसमें रहने वाला हमारा पॉइंट आपने दिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सरल शब्दों में इतना गहरी बात आपने बता दी कि रियली में जैसे इतना चल रहा है कि ये डायमेंशन और असेंशन, इतने जो भारी भारी वर्ड्स है ना, समझ में नहीं आते हैं, उनको इजी तरीके से कैसे हम अचीव कर सकते हैं। सो रियली अमेजिंग, वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी। मैंने बहुत थ्योरी कम रखा है जानबूझ के, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करना है, अगर हमारे पास प्रश्न आते हैं, लोगों को अगर कहीं पे ऐसे स्टक लग रहा है कि कैसे करना है, या और कोई प्रश्न है, तो बेटर होगा कि हम प्रश्न लेकर उसको हम समझाएं। हम्म। और काफी दूसरे लोगों को भी उससे नॉलेज मिलती है हमारे एक प्रश्न से। यस। तो यस, फ्रेंड्स, किसी का भी कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आप लोग हैंड रेज करिए मास्टर्स, जिनका भी क्वेश्चन है, और हम पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैम है, हमारा बहुत हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं मैम से। यस, यस भारती जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, कुंदन सभी को यस,
सारिका जी, आपसे मुझे मतलब थोड़ा क्लियरिटी करनी है कि मेरे अंदर ना एक चीज पे मुझे थोड़ा गुस्सा आता है आवाज इस नहीं बात आ पे। रही है। एक मिनट। थोड़ा सा तेज बोलेंगे। अब आ रही है बात मेरी? हाँ, मुझे तो आ रही है। हेलो। मैं ओके है आवाज भारती जी की। यस यस यस, बिल्कुल। सारिका जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि जैसे पत्नी सर आ, कहते हैं ना कि नॉनवेज वगैरह को नहीं मतलब खाना चाहिए। तो मुझे नॉनवेज से थोड़ा सा ये दिक्कत मुझे आती खुद है कि भी नहीं जैसे आ कि रही आवाज। थोड़ा सा क्लियर बोलिए, वो नॉनवेज के लिए पूछ रहे हैं। यस भारती हाँ। जी, कि बोलिए। जैसे मुझे डाल के देने में भी दिक्कत लगती है कि किसी को कोई कहता है कि डाल के दे दो या उनको, तो उसमें भी मुझे ये लगता है कि भाई मैं क्यों डाल के दूं, भाई थोड़ा सा उसको हाथ लगाने में आता है कि मैं नहीं हाथ लगाना चाहती। तो अगर हमारे घर में कोई खाता है तो उसको देने में कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? सी, अगर आपका बच्चा बोले कि मुझे जहर दे दो, मुझे बहुत अच्छा पसंद है उसका टेस्ट, तो फिर आप क्या करोगे उस वक्त? आप ऐसा सोचोगे कि देने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों जहर दूं बच्चे को, उसको टेस्ट पसंद है तो क्या हुआ? आप ऐसा सोचोगे क्या? आप हर मुमकिन अपनी जी जान लगा दोगे कि जहर उसको ना मिले, क्योंकि उसको नहीं पता कि जहर का टेस्ट अच्छा है तो क्या है, उसकी मृत्यु होगी उससे। लेकिन आपको तो पता है नहीं, मैं ना। ये वाली बात नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ जैसे कि अब वो खा रहा है नीचे ही, चाहे खा रहा है मेरी फ्लोर पे नहीं खा रहा, मगर उसको जैसे कि अब वो खा रहा है तो वो कह रहे हैं कि तुम छूते क्यों नहीं हो उसको, देने में क्या दिक्कत है? वो मेरे को मतलब घर वाले प्रेस करते हैं कि तुम मतलब बनवाओ अपनी किचन में और खाने दो, अलाउड कर दो। तो मैंने कहा कि हम्म। मैं अलाउड नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मन नहीं मानता इस चीज के लिए। पर वो कहते हैं कि चलो डाल के दो, आगे उसकी वाइफ आएगी वो तुम्हारे को तंग करेगी, ऐसे ऐसे नेगेटिव बोलते हैं कि उसकी वाइफ आएगी, वो ऐसे तुम्हारे हाथ से तुम्हारे मुंह में डालेगी, ये करेगी, तो उल्टा उल्टा बोला। तो उसके लिए फिर आप कहते हो कि अब क्षमा कर दो उन लोगों को, तो फिर कैसे किया जाए? थोड़ा सा हाँ, मुझे आता है कि आप हमें माँ, डिस्टर्ब कर। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है वो आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर कर सकते हो, क्योंकि अब तक उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है। 18 साल के बाद अगर उसका लाइफ प्लान में है, अगर उसको खाने में फिर भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप बता दीजिए, उसको सारी विजडम दे दीजिए, उसके बाद भी अगर वो चूज कर रहा है तो उसकी मर्जी। आप अपनी बाउंड्री को ड्रॉ कर सकते हो कि मैं अपने हाथों से तुमको जहर नहीं परोसूंगी। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे अपनी बाउंड्री करोगे। सपोज आपने व्रत किया होता है और कोई जबरदस्ती कहता है कि नहीं नहीं आज तो बहुत टेस्टी बना है, आज तो खाना खा लो, आज तो व्रत तोड़ दो, तो आप क्या कहते हो कि नहीं भाई माफ करो, आज मेरा व्रत है, कितना भी टेस्टी खाना हो मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरा व्रत है। ठीक उसी तरह आप ये बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हो कि मुझे पता है ये जहर है, ना सिर्फ ये तुमको फिजिकली खराब करेगा, बल्कि तुम्हारे ये पूरे अस्तित्व को हिला देगा, क्योंकि तुमको इसके कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा। ये जानते हुए मैं अपने हाथों से तुमको नहीं परोस सकती, मुझे माफ कर लो। मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, मैं इससे अपने आप को अलग रखती हूँ और मेरी ये बाउंड्री है कि मैं इसको नहीं परोसूंगी। तुमको बहुत खाना अच्छा है तुम समझाया सर, बाहर खाओ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि तुम्हारी मैं लाइफ गलत तो है। नहीं कर रही। आज मुझे ये हाँ। क्लियर हो गया कि मैं सही पहले मुझे लगा कि मैं डाल के नहीं दे रही तो गलत तो नहीं करेंगे ऐसा भी मगर आज मैं क्लियर हो गया कि भाई मैं सही चल रही हूँ, राइट हूँ अपनी जगह। यस। थैंक यू। और इसमें भी ना भारती जी, सही और गलत का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपकी चेतना उतनी है कि आप उस स्थिति में रह सकते हो कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद आप डालकर दे रहे हो। आपकी चेतना उस स्थिति में है कि आपको वो चीज डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इतनी क्लैरिटी के सामने इस वाले के सोल प्लान के हिसाब से एज अ मदर आप उसको सर्व कर रहे हो और वो चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तब वो भी सही है। लेकिन आप डाल के दे रहे हो, वो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको राइट। अपनी बाउंड्री ड्रॉ करनी है। आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप, एक ही चीज है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक को इतना बुरा लगता है कि वो वहां रह ही नहीं सकता, वो चला जाएगा रूम के बाहर। एक की चेतना ऐसी है कि वो वहां रहकर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और एक की चेतना ऐसी है कि उसको, वो वहां रहकर उसको फर्क भी पड़ रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है, जा भी नहीं पा रहा है, करना भी पड़ रहा है। तो ये तीन अलग अलग चेतना के स्तर हैं, उसमें आप अपना कैसा रिएक्शन दे रहे हो, आपका कौन सा स्तर है, वो आप डिसाइड करोगे। ना कोई इसमें सही है ना कुछ गलत है। समझ में आया? हाँ जी, बहुत अच्छा समझाया, एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर। थैंक यू भारती। रुमकी जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। जी। हाँ, नमस्ते मैम। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर कोई आपके साथ कोई भी बर्ताव करे
तो आपने बोला उसको फॉरगिव करने के लिए, ये तो समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन ये है, उनके साथ दूरी बनाए रखना जरूरी है क्या मैम? क्या या उनके तो साथ? फिजिकली, अगर कोई मेरे साथ बुरा करते हैं और वो रिश्ते में बहुत क्लोज है, तो फिजिकली तो उनके साथ मुझे 24 आवर्स 7 डेज रहना ही पड़ेगा। लेकिन एक कोशिश करना जरूरी है कि मेंटल भी एक डिस्टेंस या बाउंड्री में क्रिएट कर लो उनसे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, अब जैसे इच्छा आप आओ और मुझ पर आप जुल्म करो, मैं आपको माफ करती रहूंगी, आप मुझ पर जुल्म करते रहो, ऐसा नहीं है। फॉरगिवनेस करना मतलब आप अपने मन की शांति के लिए, अपने इनर बैलेंस के लिए, अपने हार्मोन सिस्टम के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपने सामने वाले को माफ किया और खुद को आप फ्री कर रहे हो इससे। लेकिन उसने जो भी आपको सीख दी है, जो लेसन्स दिए हैं, उसको याद रखना है। और आपको डेफिनेटली अपनी बाउंड्री इस तरह से बनानी है कि उसको फिर से मौका ना मिले कि आपको हर्ट कर सके। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी। पृथ्वीराज चौहान हर बार उनको हरा देते थे, मोहम्मद गौरी को, और हर बार फिर हराने के बाद उनको कहते थे चलो मैंने तुमको माफ किया, फिर माफ किया, और छोड़ देते थे। ये उनकी चेतना का स्तर था। एक बार ऐसा आया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और फिर उनकी अपनी लेसन्स थे, उनकी अपनी लर्निंग थी, उनकी अपनी चेतना की स्थिति थी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के हाथ पैरों को कटवा दिया और उनको बुरी तरह से मरवा दिया। तो लेसन्स को लर्न करना है। ये नहीं कि मैंने तुमको माफ किया तो अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तो इस तरह से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है? तो हाँ। आप माफ भले ही करो, लेकिन अपनी बाउंड्री बनाकर रखो कि सामने वाला आपको और कुछ बिगाड़ ना सके। बहुत जरूरी है। ओके और मैम, मैं थैंक सोच भी यू। रही थी कि ये वाला प्रश्न कोई करेगा कि नहीं, ये वाली थ्योरी में थी लास्ट पार्ट में। लेकिन मैं सोच रही थी कि आपने इस सब्जेक्ट को ठीक से लिया है क्या, ये प्रश्न आएगा क्या। अगर नहीं आता तो फिर भी मैं बताती इसके बारे में। नहीं मैम, एक्चुअली मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, और अभी मैं बंगाली हूँ, तो प्योर हार्डकोर नॉनवेज फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो मैंने छोड़ दी सब कुछ। तो अभी मेरे लाइफ बहुत अच्छे हैं मैम, और आपका सेशन भी मैंने किया रिसेंटली फॉरगिवनेस का बीच बीच में। तो अगर तब जेटीटीपी चल रहा था, आगे अगर होगा तो जरूर करेंगे। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू रुकी जी। यस, शैला जी। So, नमस्ते सारिका मैम। नमस्ते। आवाज आ रही? आ रही है, अभी तो आ रही है। यस। मैं ये पूछना चाहती थी कि जिस व्यक्ति ने अपने को बहुत तकलीफ दी है उसको अपने माफ कर दिया है, अपन माफ कर दे इसलिए आप शांत में है, आप अच्छा जी रहे, लेकिन उसकी शक वो इतने बढ़ जाता है कि आगे जाके उसको लगता है ये शांत हो गए तो ज्यादा तकलीफ देता है वो व्यक्ति। यही तो वो प्रश्न था। उसको आपको माफ करना है हाँ, अपनी शांति के लिए, क्योंकि वरना आप रोज जल रहे हो। लेकिन आपको वो अपनी बाउंड्री बार भी बार बनानी है। अच्छा, आपको अपनी बाउंड्री वो बनानी बार है। बार वैसा बिहेव कर नहीं, रहा है आप अपने साथ। जाकर उसको बहुत ही अफर्मेटिवली, सीधे सरल शब्दों में आपको उसको जाकर बताना है कि अब तक जो हुआ वो हो गया, मैंने उसको माफ किया, अब तुम मुक्त हो, मैं मुक्त हूँ। इसके बाद अगर ये चीज दोबारा मेरे साथ हुई, बहुत ही अफर्मेटिवली और बहुत ही प्यार से उसको ये कह दीजिए तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जो होगा, उसके बाद जिम्मेदार तुम होगे। और फिर उसके बाद यस, अगर वो कुछ करता है तो आप उसको दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। यस, यही हुआ है हमारे साथ। हमने बहुत दिन तक शांत रह के देखा है, उन्हें ज्यादा तकलीफ दिए तो तुम जैसा अभी बोले वैसा कर दिया हमने। उसको बोला है शांत से, वो नहीं माना, तो हमने दिखा दिया उसको। अभी चालू है, हम शांत में है। हम वो तड़पड़ा रहे अभी, लेकिन हम शांत है। यस। ओके, थैंक यू। ऐसे तो भी होता फ्रेंड्स, है मैम। ईश्वर हमें मौका देता है, ईश्वर हमें मौका देता है कि हम सामने वाले को
नो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर सके, लेकिन हमें नहीं करना है। और एक बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने मैंने मिस कर दिया बोलना, कि ईश्वर जानबूझ के भी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाता है जहां हमारा कोई कसूर ना होते हुए भी हमें उस दर्द का सामना करना पड़ता है, उस झूठ का, उस अपमान का सामना करना पड़ता है। और ये क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है यूनिवर्स का। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हम कहते हैं ध्यान से, सेवा से हम कर सकते हैं, लेकिन उससे कई हजारों गुना ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति आप तब कर सकते हैं जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जहां आपको गलत ठहराया जाए और आप वहां चुप रहकर फिर भी अपनी लाइट में आप पूरी तरह से शाइन कर रहे हैं। शांति से, बिना कोई रिवेंज की भावना के, वो रेजिलियंस को डेवलप करना, उस शांति को डेवलप करना, और उसको सहकर उसमें चुप्पी बनाए रखना, अपने आप को फिर भी एक प्रेम पूर्ण स्थिति में रखना, सामने वाले के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं। अगर उस स्थिति को आप पूरी तरह से 100% पार कर लेते हैं तो आपकी पूरी आत्मा की प्योरिफिकेशन उसमें हो जाती है। आपके आध्यात्मिक उन्नति कई लीप्स एंड बाउंड्स में, एकदम ऐसी चेतना का स्तर आपको मिलता है जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ऑन द प्लैनेट होती है। और जब ईश्वर किसी को बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही किसी के दिल के करीब वो रहते हैं, तब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां वो बार बार देते हैं कि आपको दुख हो, अपमान हो, दर्द हो, और आप अपनी रेजिलियंस को, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को आप इससे और ज्यादा डेवलप कर पाए, ये मौका मिलता है। जब सब कुछ शांत हो, सब कुछ अच्छा हो, उस वक्त आप अच्छे हो तो कुछ नहीं, 5 मार्क आउट ऑफ 100। सब कुछ तहस नहस हो, बिन बात के आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा हो, इधर से उधर से हर तरफ से, जब आप शांत हो तब भी आप उस चमेले की फूल की तरह सबके ऊपर फूल बरसा पाए। ये होती है वो स्थिति जहाँ सही मायने में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति स्टार्ट होती है। और बहुत ही जो प्रिय आत्मा होते हैं उस ब्रह्मांड के, उन्हीं के जीवन में ऐसी सिचुएशंस लाई जाती हैं कि उनकी इतनी उन्नति हो सके। यस ठीक है। मैम। एंड वो जो लोग, ऐसा होता है ना कि वो लोग भी अपने आप शांत हो जाते हैं मैम, कि जैसे ऐसे लगता है कि आ, मैं एक, हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, अब हम फॉरगिवनेस की वैल्यू हमें पता है, हमने उनको माफ कर दिया है। सामने वाले को ऐसे कि वो उसको पता है कि हमने ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, फिर भी इन्होंने हमको माफी दे दी है, माफ कर दिया है, या इनके ऊपर अब ये शांत हो गए हैं, तो एक पहले तो वो एक झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसा रहता है। फिर धीरे धीरे फिर भी उसका भी कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आ रहा, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, तो पता है वो लोग अपने आप, उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वो खुद ही बहुत अपने, ऐसे लगता है कि ये लोग वो लोग नहीं हैं जो पहले ऐसे होते थे। लेकिन एक जो होता है ना कि नेचर होता है, वो नहीं होता चेंज उन लोगों का, फिर भी हमारे अंदर बड़ा सा प्यार, कंपैशन, हमारे अंदर कुछ यस, असर ही नहीं होता उनकी किसी भी डूइंग का। और इसको लगता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं ऋतु जी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने पर ही एक इंसान ऐसा हो सकता है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा स्विच दबा दिया हो गया, ये एक पूरी तरह से प्रोसेस होता है। तो आप जो कह रही हैं, अगर आप उससे गुजर रही हैं तो आप जान लीजिए कि आप इस प्रोसेस से गुजर रही हैं। ये कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है, कभी कभी कई साल भी लग जाते यस मैम, बड़ा टाइम लगा इसके लिए, लाइक टाइम इन द सेंस कि ये समझ में आ गया था कि हमको फॉरगिवनेस वाला ही हमारा यहाँ चैप्टर है। बट कभी हल्का सा एक एक पॉइंट रहता था, या 0.5% भी रहता था कि वाई वाला आ जाता था, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी वो क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल भी नहीं है, इवन उसके इम्प्रिंट्स भी दिखाई नहीं देते। एंड लगता है कि, और बहुत एक अलग ही फीलिंग रहती है उन लोगों के लिए कि ये भी बहुत तो बढ़िया। तो आपने हमारे क्या, ही। आपने वो 40 दिन का फॉरगिवनेस वाला सेशन पूरा कंप्लीट किया है? मैंने मैं बहुत पहले किया था, अभी तो काफी टाइम हो गया उस चीज को। 2022 में? यस। अच्छा, 2 साल हो गए। यस, लेकिन यही, मतलब आपको यही कहूंगी, तो 2 साल हो गए आपको इस स्थिति में पहुंचने के लिए, क्योंकि जब एक बार वो
पहली बार वो 40 दिन का फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग करते हैं ना, तब अंदर से वो घंटी बजती है कि हमें ये करना है। और लेकिन वो करना शुरू करने के और इस स्थिति में पहुंचने का जो ये समय है, इसमें बार 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 वो ब्रह्मांड हमें ऐसी परिस्थिति देता है कि अब तो तुम सीख गए हो, अब तो तुमको पता है, अभी देखो, अभी मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। उस वक्त अब बार 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 उस परिस्थिति से अगर पास हो जाए, तब धीरे 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 आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। शुरुआत उन 40 दिनों से ही होती है। यस मैम, समझ में तो आ गया था कि ऐसे यही हमारा हमको करना है। बट एक जो मैं बोल रही हूँ ना कि एक हल्का सा जो एक मार्क सा भी रह जाता है ना, मुझे वो मार्क भी नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, कि वो भी समझ आ गया और वो भी बिल्कुल स्मूथली जाए, मेरे अंदर से जाए, कि आप बोल रहे हैं या कोई बता रहा है वैसे नहीं, मैं उसको हार्टली करूं उस चीज को, और वो मुझे फीलिंग में रहना है। तो जब मैं उस फीलिंग में आई तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग बिल्कुल इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि जैसे हमको लगता था ना कि ये लोग समझते क्यों नहीं है, ऐसे लगता था मुझे। अभी लगता है कि समझ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, उनका उनका समझ है, और मैं अपने अपने लेवल से समझ रही हूँ, तो मैं क्यों उनसे ये एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ कि वो मेरे हिसाब से समझे। मैं मेरे लिए कर रही हूँ, वो मेरे लिए बस मेरी जर्नी का पार्ट है। एंड कुछ भी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग रितु जी, बहुत ही बढ़िया। Thank यही you. इस स्तर पे हमको आना है, यही हम सबको पहुंचना है फ्रेंड्स। और जब भी सामने से दर्द मिले ना, परिस्थिति ऐसी रहे ना, तो चमेली की उस बेल को याद कर लो, बस फूल ही बरसाना है और कुछ नहीं। एंड मैम जैसे आज सुबह ही आशा मैम भी थे साथ में, हमने ड्रीम भी शेयर किया कि वो ड्रीम में भी रिकग्निशन मुझे मिल रहा है, ऐसे जो भी मास्टर्स की प्रेजेंस है, अप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही थी। फिर जैसे हम लोगों ने अपना टीम बनाया हुआ है ड्रीम डिकोडिंग का, तो वहां पर सबसे पहले मैंने वो ड्रीम की बहुत अलग अलग वेज में वो जो ब्लेसिंग्स और वो चीजें वहां पर मुझे शो की गई। तो उन्होंने यही पूछा कि क्या आप कुछ आपने कुछ स्टार्ट कर रखा है क्या, या आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बोला हाँ, कल से ही हमने एक वर्कशॉप स्टार्ट की है, तो उसके लिए कि मास्टर्स की प्रेजेंस की वो आपके साथ है, और आप जो भी कर रहे हैं आप सब लोगों को उसके ब्लेसिंग दे रहे हैं, और वो चीजें मतलब ड्रीम में भी मैम दिखाई गई कि, तो लगता है कि हाँ हम सही मार्ग पर अब आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रितु जी, आगे बढ़ते रहिए इसी थैंक यू। तरह से। हम लोग हमेशा साथ हैं, हमेशा। यस मैम, थैंक यू सो नेक्स्ट मच। ले लेते हैं हम। यस यस यस, एन के भट्ट जी अनम्यूट कीजिए, एन आशा जी आप भी अनम्यूट कीजिए साथ में, आप किसी को बोल दीजिए। यस एन के सर, यस पूछिए प्रश्न। हेलो। यस आ हाँ रही है बताइए। आवाज। हाँ। हाँ मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये है कि मेरे कुछ प्रोफेशनल्स साथी हैं, उनको मेरे विषय में ऑलमोस्ट सभी कुछ आइडिया है कि मेरा क्या है हिसाब, मेरा विजन और ये सब। उसके बाद भी उसने मेरे से 3 दिन के लिए फंड्स लिए। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एक्चुअली। ही टोल्ड मी कि भाई 3 दिन के लिए मुझे 7-8 लाख रुपया दे दो। मैंने अपने उससे लोन लेकर के दे दिया। अब उसके बाद उन्होंने मेरा वो पैसा दिया ही नहीं, कई साल हो गए। उसे कैसे माफ किया जाए? हम्म, तो एक, इसके लिए मैं आपको एक और स्टोरी हाँ, सुना बताती इसमें हूँ। एक और इसमें दो और हैं कनेक्ट। ऐसे ही एक बहुत बड़ी कंपनी MM फोर्जिंग, वो भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे। उन्होंने मेरे को अपना वो शेड बनवाया। जब शेड उनका कंप्लीट हो गया, करीब बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने मेरा होल्ड कर लिया और गेट एंट्री बंद कर दी। तो क्या क्या? इस तरीके के अपनी कंपनी का गेट, मतलब MM फोर्जिंग इतनी बड़ी कंपनी, उसे फोर्जिंग के फील्ड में टाटा कहा जाता है। हम्म दे आर वेरी बिग पीपल। हम्म यस। तो तो बता। ऐसे लोगों को कैसे हाँ फॉरगिव किया जाए? हाँ। तो मैंने अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू की थी डॉक्टर अर्पिता प्रियदर्शनी के यहाँ से, जहाँ हम जी। रोज सुबह जाते थे। वो ध्यान करवाती थी, हमको योगा करवाती थी, और गीता का रोज एक चैप्टर हम लोगों को समझाती थी। 2004-5 की बात कह रही हूँ मैं। उस वक्त
जब मेरे जीवन में नया नया ध्यान आया। तो मैम जो भी रोज कहती थी हम सुनते थे, रोज हम ध्यान करते थे और हम ये योग करते थे वहां पर। एक दिन मैम आकर क्लास में कहती हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बहुत बड़ा एक बोझ मेरा हल्का हो। तो हमने कहा मैम प्लीज शेयर कीजिए क्या है ऐसा। उन्होंने कहा कि कल मेरे घर पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, जो नॉर्मल 2,000 3,000 मैक्सिमम 5,000 होना चाहिए, वो 2.5 लाख से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है 3 महीने का। जी। और मैं कल ही बिल चुकता करके आई हूँ, इसलिए आज मैं बहुत शांत हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। हम सब एकदम सर पकड़ के बैठ गए। हम बोले कि मैम 2.5-3 लाख का आप बिल देख के आ रहे हो 2,500-3,000 की जगह, और आप शांत महसूस कर रहे हो। मैम प्लीज समझाइए, हम लोगों को नहीं समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो। तो मैम ने कहा कि जब ये बिल आया तो हम पूरी तरह से हिल गए कि भाई ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं कि 2.5-3 लाख रुपया हमें देना पड़े। 2005 में आप सोचो 2.5-3 लाख का क्या महत्व था। 2005 या 6 के आसपास की बात है। तो फिर उन्होंने ध्यान में बैठा, उन्होंने देखा कि किसी जन्म में इस इंसान के लाखों करोड़ों रुपए इसने मैम ने किसी तरीके से जब्त कर लिए थे। अब इस जन्म में उनको मौका मिला है उसको रिटर्न करने का, और वो इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ बढ़ बढ़ के कितने रुपए हो चुके थे, करोड़ तक शायद पहुंच गया था। लेकिन क्योंकि ये हम सबको ध्यान सिखाती थी सेवा के लिए, मैम मैम ने कभी भी एक पैसे नहीं लिए। इनकी आध्यात्मिक जीवन इस तरह से चलती थी कि हम सब जाकर वहां पर योग ध्यान करते थे, पूरी तरह से सेवा में थी मैम एक डॉक्टर होने के बावजूद। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे ब्रह्मांड ने उनके उस 1 करोड़ के उस लोन को, जो कि उनको पिछले जन्म से वो चला आ रहा था और इस जन्म में देना था, उसको सिर्फ 2.5-3 लाख का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल करके बस छोड़ दिया। और उसमें ना उनको कोई फिजिकल पेन हुई, ना कोई उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके डॉक्टर्स को देना पड़ा, ना कोई उनकी कोर्ट कचहरी की केस हुई जहाँ वकील के आगे पीछे घूम रहे, लाखों खा जाते हैं। ये सब जो होता है ना हमारे साथ, जो हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जो वकीलों को हम लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं, और इसके बाद भी हमारे पैसे चले जाते हैं, मन की शांति भी चली जाती है, हमारा हेल्थ भी चला जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कैंसर हो जाता है। ये सारा कुछ माफ कर दिया ब्रह्मांड ने, और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का एक 2.5 लाख का 3 लाख का बिल आया और उनका सेटलमेंट हो गया। इसलिए वो शांत महसूस कर रही थी। इस ब्रह्मांड में अगर एक तिनका भी इधर से इधर हिल रहा है, तो इसका मतलब उस तिनके को इधर से उधर हिलना है। आपके जीवन में अगर 7 लाख लेकर वो चला गया है, तो 100% आप ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में न्याय है। उसके अस्तित्व के होने के बावजूद वो सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चल रहा है, और उस कैमरे में रिकॉर्ड होने के बावजूद अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, इसका मतलब 100% आप उस बुरे को डिजर्व करते हैं। इसको कैपिटल लेटर्स में कोट कर लीजिए। कभी ना ठीक हो कभी गया। किसी ना किसी जन्म में आपने किया है, और उसको आप कम जरूर कर सकते हैं अपने ध्यान साधना से, अपनी सेवा से, अपनी प्योरिटी से। और लेकिन मैं तो 3 साल से इंटरेस्ट भी भर रहा हूँ इसका, इस पैसे का। तो सोचिए, आप इस और बात पे फिर से ग्रैटिट्यूड कीजिए कि आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, आपको वकीलों के चक्कर नहीं काटने पड़े। और ये एग्जाम्पल मैंने दिया इसलिए कि बस वो लेकर चला गया और हिसाब चुकता हो गया। तो माफी और नहीं, ऐसी जो, थैंक्स तो बोलिए जी, कि बहुत इजीली तुमने बस ले लिया। फोर्जिंग का तो मैम 52 लाख है, जो आज की डेट में अगर वो मेरे को पैसा देंगे तो 52 लाख देना होगा। हम्म। यस, और तो एक ये इस क्वेश्चन आपसे मैं तरीके, पूछना चाहती हूँ जी, भट्ट साहब। जी, वो जी। ये है कि आप पूरी तरह से फिजिकली स्वस्थ हैं, आंखों में कान में कोई प्रॉब्लम या फिर ऐसे मेरी आईज वेरी अल्ट्रा लो विजन। मैं अच्छी है आई आपकी कांट, हेल्थ, मैं, ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, आपको हॉस्पिटल का कोई बाकी ऐसा कोई। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, आईज को छोड़ दूं तो। यस, आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक है, मतलब सब हैं, कोई ऐसा नहीं है ना जो नहीं है, मतलब ऐसा जो छोड़ के चला गया हो, ऐसा नॉर्मल है। नहीं, सिर्फ फादर गए हैं, मदर हैं, और वाइफ है, 2 बच्चे हैं। और खाने लेकिन पीने की मेरी कोई वाइफ इश्यू नहीं डिप्रेशन है में आपको। रहती है।
खाने जी पीने की कोई इशू नहीं है? खाने पीने की कोई इशू नहीं है, नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं? नहीं, उसमें स्ट्रगलिंग है। नहीं मतलब खाने के मंदे नहीं है तो, कि खाने के लिए खरीद के खा नहीं पा रहे, ऐसा कुछ है? हाँ, वो है, स्ट्रगलिंग है। यस। तो भट्ट साहब, आप ये देखिए कि आपके बचे हुए जीवन में आपका परिवार है, आपका शरीर स्वस्थ है। आपको खाने के लिए ऐसा नहीं है कि ये दो रोटी खरीदने के लिए आपके पास पैसे की कमी हो। ये सब अगर ये आपके अभी हो पास। जाता है कभी कभी, कभी कभी प्रॉब्लम में हूं मैं। यस। यस। इस समय तो आ जाता हूँ मैं प्रॉब्लम में। फिर भी आप यहाँ बैठकर सेशन ले पा रहे हैं, इस ज्ञान को ले जी पा रहे हैं, अपना पेट भर पा रहे हैं, आपका परिवार है, आपको किसी जी। भी अंग आपका कोई ये नहीं है कि कोई अंधा है या कोई हाथ कटे हैं या कुछ है, ये सब कुछ हाँ, अगर है तो आप लेकिन ग्रैटिट्यूड ये में। मैम, ये बात कंफर्म है कि मैं बिजनेस करता था, करता हूँ, आज भी करता हूँ। ओके, मेरा विजन लो है। जो पहले मैं ब्लाइंड कहता था लोगों को, लेकिन जब से मैं पीएसएस में जुड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं लो विजन हूँ। दैट्स इट। कम से कम वो करेक्टिविटी हो सकता है कल को करेक्ट हो जाए। 2012 से ही लॉस हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले हुआ था। यस। तो भट्ट साहब, अब इसको आप रिवर्स कर सकते हैं पूरी तरह से, अगर आप ग्रैटिट्यूड में आ जाएं कि जो हिसाब किताब मेरा था वो हो चुका है। अब आज के डेट में मैं जहाँ पे हूँ, यहीं से मेरे जीवन का पहला दिन है, और आज मैं एक नए चैप्टर के साथ अपने जीवन की शुरुआत करता हूँ। और इसको मैं पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड से, ग्रैटिट्यूड में आने से क्या होगा, आप इतनी हाई वाइब में आ जाएंगे, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे आप, कि बहुत जल्द जो भी आपने खोया है उससे कहीं ज्यादा आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, जब एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं कि उसने 60 लाख ले लिए, उसने 7 लाख ले लिए, उसने ऐसा कर दिया, तो हम लो वाइब में आ जाते हैं। और लो वाइब में आने से जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा हुआ भी होता है वो भी धीरे 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 हमसे दूर हो जाता है। अब इसको यहाँ पे ब्रेक करके आपको एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी है। आज के बाद जीवन का पहला दिन मन में सिर्फ ग्रैटिट्यूड, कि मेरा कोई अंग ऐसा नहीं है, मेरे सारे अंग सलामत है, खाने के लिए दो रोटी पेट भरने के लिए पैसे हैं, मैं बैठकर सेशन कर पा रहा हूँ, मेरा परिवार है, मैं अनाथ नहीं हूँ, घर है, छत है। आज से मैं अपने जीवन की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड को बदला लेना होता हो मेरे कर्मों के लिए, तो और भी कुछ बहुत भारी कर्म हो सकता था, वो सब कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, सिर्फ पैसों से हो गया हिसाब किताब। बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आप अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? म्यूट आप कर। म्यूट में चले गए। यस, अनम्यूट कीजिए। थिंक ही इज अनेबल टू अनम्यूट। यस, करवा लीजिए एनके भट्ट जी किसी से अनम्यूट। यस, तब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। आशा जी को आशा भी जी। ले लेते हाँ, हैं। हो गया मैम, हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ, समझ में आया आपको? जी। हाँ, मेरे को समझ में आ गया। मैं आज से इस तरीके से इसको, वैसे तो मैं करीब 25 दिन में पहुंच गया हूँ आपके फॉरगिवनेस सेशन में, और मेरे दिमाग में अभी ये आता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट फिर भी अभी क्योंकि आज फॉरगिवनेस का ही सेशन था, तो मुझे लगा मैं एक बार और क्लियरिटी ले लेता हूँ। और ये मेरे लिए नहीं है, ग्रुप में कई लोगों के लिए इस तरीके की क्लियरिटी की जरूरत रहती है। यस, बिल्कुल। आज मैंने जो स्टोरीज शेयर की हैं और जो नए इनसाइट्स जी। मैंने शेयर किए, वो फॉरगिवनेस सेशन में नहीं थे। हाँ। वो हाँ, आज बोलने रतन का भी टाटा नहीं जी था, वाला तो मैंने बिल्कुल कैसे नहीं है। बोला भी मुझे पता नहीं है। जी। शायद आप रतन ही के टाटा लिए जी बोला। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो इनफैक्ट मैम, वो मैनेजमेंट में भी कोट किया जाता है, एमबीए करते यस, समय बहुत बच्चों को बहुत कोट कराया बहुत जाता ही फेमस है। हाँ। एग्जाम्पल है। उनको तो वो हाँ, ये वाला चाइना एग्जाम्पल तो में बहुत लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। चाइना में जो भी एमबीए करते हैं उनके लिए रतन टाटा का ये फॉरगिवनेस का 100% कोर्स में, इंडिया में तो नहीं है लेकिन चाइना में है। अच्छा, ये बात मुझे नहीं हाँ। पता थी, नहीं, थैंक आपको यू। नहीं पता होगी, मुझे पता होगी। और भी एक कंट्री है जहाँ पे टाटा के ऊपर पूरा मैनेजमेंट कोर्स में एक चैप्टर है, मतलब वो एक को पेपर ही आता है ऑलमोस्ट। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस कंट्री का।
क्योंकि मैं अ, सालों बाहर रहा हूँ तो मुझे पता है इन चीजों का। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये आपने विजडम हमारे साथ जी। शेयर किया। अगले बार हम सेशन में ये भी बोल सकते हैं। पर्सनली हाँ मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया था ये, और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल जी। एग्जाम्पल है। यस। मैं फिर से म्यूट हुआ है। यस, कोई बात नहीं, हम आशा जी को ले लेते हैं आशा तब जी तक। बोले, शायद उनका लीव भी हो गया। थैंक यू सो मच, फिर से मौका मिला आपसे बात करने का। हाँ, वंडरफुल। मुझे कल एक फ्रेज याद, मतलब कोई कह रहे थे, मतलब कोई शेर और शायरियां जैसा बता रहे थे कि किसी को जीतने की है तो हमें उसमें भी ये सोच के मुस्कुराना चाहिए कि हम हार चुके, इसके लिए भी मुस्कुराओ। किसी का ये मतलब किसी का उनसे नुकसान होना है लिखा हुआ है तो उसके लिए भी मुस्कुराओ, आप सही सलामत तो हैं। तो वो हर वक्त मुस्कुराती हैं, बोलती जा रही थी, जब बोल भी रही थी कितना अच्छा लगा उसके लिए कि मुस्कुराओ हर चीज के लिए। उससे आपका एक्सेप्टेंस कितना बढ़ेगा, आपकी जो अंदर की शरीर के अंदर का जो एक्सेप्टेंस, हेल्थ वाइज भी हर चीज खूबियां, बहुत अच्छा लगेगा। किसी को खोया है आपने, ठीक है, उसका भी कुछ प्लान होगी भगवान, लाइक गॉड से, तो उसके लिए भी मुस्कुराओ, हर चीज के लिए बिल्कुल। मुस्कुराओ। बहुत सुंदर आशा जी, जितने दिन बहुत वो सुंदर हमारे कह साथ रहे उसके लिए मुस्कुराओ एटलीस्ट। यस। रहे। यस, बहुत थैंक यू सुंदर। सो मच फॉर थैंक यू एवरीथिंग। आशा जी, थैंक थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। इतना अच्छा उन्होंने बताया कि यस, ये यूनिवर्स के न्याय के हिसाब से ही है कि जो भी हो रहा है अपने यूनिवर्स के न्याय के हिसाब से हो रहा है, तो हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। क्योंकि आप तभी मुस्कुरा सकते हो जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, और जब आप मुस्कुराते हो तो आपकी चेतना का स्तर इतना बढ़ जाता है कि जो भी आपने खोया है उससे कई गुना ज्यादा वापस पाने की स्थिति में आप आ जाते हो। और ये साइंटिफिकली भी सही है। ठीक है, थैंक बहुत यू बढ़िया। सो मच। हम ये मान लें कि हमने खोया है तो शायद जिसको मिला है हमसे ज्यादा जरूरत उसको थी, इसलिए जरूरत, हम राइट मुस्कुराए। यस। राइट। तो हर बहुत चीज में हम बढ़िया। क्या बात पॉजिटिविटी। है, बहुत खुशी हो रही है मास्टर्स के मुख से ऐसी सब बातें सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। थैंक यू नेक्स्ट ले लेते, आशा शैले जी मैम। को ले लेते, फटाफट से ले लेते। डॉक्टर मुझे पता था वर्षा जी। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं क्योंकि 8 बजने में आ गए यस मैम। हैं। डॉक्टर वर्षा जी आप अनम्यूट कीजिए, कविता जी आप भी अनम्यूट कीजिए, और वन बाय वन। सोनाली जी अनम्यूट कीजिए। नहीं अभी, हाँ, पहले एक को वर्षा, कविता ये जी को, सबको वर्षा एक जी को साथ ले। अनम्यूट करके। यस जी, वर्षा जी बताइए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ, पहले भी मैंने सुना है मैम आपको, बहुत अच्छा बताती है आप। आपकी आवाज में ही इतना ये है ना बताने का, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो अभी मैं सबके एक्सपीरियंस सुन रही थी मैम, इसीलिए मुझे भी लगा कि मुझे भी थोड़ा एक थोड़ा क्वेश्चन आया है। तो बचपन से ही मेरा क्या हुआ मैम कि मुझे देना ही पड़ा सबको। मतलब बहुत पहले मेरे पेरेंट्स गए, मैं 18-19 साल की थी, तो सबका मुझे मतलब वो तो मेरा ये कर्तव्य था, इसीलिए मैंने किया, ऐसा मैं सोचती हूँ। अभी तो खैर ध्यान में आई हूँ। तो और अभी भी कैसे होता है मैम कि मुझे है ना सबका करना पड़ता है, मतलब ऐसे लेने देने के इस मामले में भी कि मैं ही सबको ऐसे मन से लेती हूँ, बड़े मन से, मतलब जो भी कुछ लेना है, बहन भाई हो या सोसाइटी में कोई हो, आप ऐसा। आपका तो प्रश्न क्या है? तो यही मेरा प्रश्न है मैम कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या मैंने तो भी आप ऋतु जी से ना हाँ वो 40 दिन का फॉरगिवनेस का लिंक मांग लीजिए। आप उसको शुरू से जी लेके 40 दिन तक सुनिए। उससे क्या हाँ होगा, हाँ आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्या क्या कारण है आपके साथ ऐसे होने के, और हाँ। क्या क्या निवारण है। निवारण भी नहीं पता मैडम, वो चलेगा। तो हाँ, अभी तो ध्यान में आए हैं तो वो मैं तो सुनती रहती हूँ, मुझे पता है फॉरगिवनेस के बारे में, लेकिन ऐसे ही मन में आ गया मेरे। बट और मैम मुझे अच्छा सुनिए लगता है सबको वर्षा जी, देना। जी सारिका मैम का एक डिफरेंट वो काइंड ऑफ उसमें विजडम है, एक बहुत जी ब्यूटीफुल जी। तरीके से 40 डेज, यदि आप उसको सुनेंगे ना
तो आप जो जी प्रश्न जी। कर रहे हैं वो प्रश्न नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से मैम ने डे ओके बाय मैम। डे समझाया है, एंड यहाँ पर शेयर भी कर दिया है उसका लिंक, जी मैम। वो जी मैम। कर सकते हैं देखेंगे। डेफिनेटली, है ना। ओके ओके। जरूर थैंक से यू थैंक करिए। यू। जी जी। थैंक यस, थैंक यू। यस यस रितु कविता जी, जी। हमारा मेन अभी एम है कि इस पूरी दुनिया को हमको अगले आयाम पर लेकर जाना है, और इसके लिए हम सबको इस ब्रह्मांड ने चुना है। और जब तक हम माफ नहीं करते हम अगले आयाम पर नहीं जा सकते। इसीलिए हम सब लगे पड़े हैं कि जो भी इस लो वाइब में है उसके जीवन में ये फॉरगिवनेस सेशन आ जाए, ताकि वो अपनी परिस्थिति से उठकर अगले आयाम पर जाने के लिए तैयार हो जाए। और फिर वो बंदा ऐसी इस तरह से खड़ा हो जाए कि अपने आसपास के भी सारे लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाए। यही कारण है कि हम पूरी तरह से लगे पड़े हैं इस चीज के लिए। तो डेफिनेटली ये चीज आप मैम अब जो जब भी ये आपके पास आता है, कोई भी प्रश्न आता है, किसी भी परिस्थिति में रहता है, आप उसको एज ए ABCD, एज ए अल्फाबेट आप वो 40 दिन का दे दीजिए। फिर वो तैयार हो जाएगा अपने जीवन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। श्योर मैम, श्योर। Yes. जब ये टॉपिक आया था मुझे इसका वर्कशॉप के लिए 21 डेज का, तो ये जब फिर उसके बाद बैठी कि अब 21 डेज हो गए, इस 21 डेज में करना क्या है ना। मास्टर्स का भी आ गया, उनको टॉपिक्स या तो मैं पूछूं या फिर मैं ऐसे बात करूं। तो उसमें फॉरगिवनेस वाला जब आया ना मैम टॉपिक, तो मैं सोच में पड़ गई कि ये फॉरगिवनेस यहाँ कैसे हमारी डिविनिटी के लिए। अगेन फिर देखिए कितना ब्यूटीफुल आज आपने उस चीज को समझाया। एंड वहां पर फिर हाँ क्लियरिटी भी हुई थी कि हमारे असेंशन के लिए दिल में ही रख के बैठेंगे तो हम कहाँ असेंड हो पाएंगे। तो एग्जैक्टली। ये जरूरी है, पहले ऊपर जाने के लिए हमको हल्के होना पड़ेगा ना, हल्का होना है तो खाली होना पड़ेगा। तो बिल्कुल, और इसीलिए देखिए आज दूसरे दिन ही इसको रखा गया है यस, यस दूसरे कि दिन। ये नहीं समझेंगे तो आगे की कोई टॉपिक नहीं समझ में यस आएगी। मैम। आप कितना भी टॉपिक ले लो, आपके दिमाग में यही चलेगा जैसे शैला बाला जी ने अभी कहा कि मुझे मुझे देना ही पड़ा, देना ही यस, पड़ा। वो आपका मेन इशू रह जाएगा। यस, आप सारा ज्ञान ले लो, फिर अपने मेन इशू के साथ वापस लो वाइब में चले जाओ। यस। एंड अभी किसी ने पूछा भी है कि 5D क्या होता है, यहाँ पर चैट बॉक्स में यस। लिखा है। यस। 5D मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई किसी का इस तरह से दिल नहीं दुखा सकता, जहाँ सिर्फ एक दूसरे को लोग प्यार करते हैं। एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहाँ जो हम सपने देखते हैं बचपन से कि क्यों इतनी मौत, इतना रोना धोना, क्यों अपमान, क्यों लोन, क्यों पैसों की दिक्कत, क्यों एक दूसरे को नीचे टांग कर सब कुछ चढ़ रहे हैं। 5D मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्यार से खुशी खुशी हंसते खेलते आगे बढ़ना, एक अपने जीवन को एक सपनों की तरह जीना, इसको 5D बोलते हैं। और इसी दुनिया की रचना करने के लिए हम सबने जन्म लिया है। और ये सिर्फ हमारा टाइम पास नहीं कि और कुछ नहीं तो चलो ये करें, ये काम लेकर हम आए हैं। इस काम को करने के लिए हम पैदा हुए हैं। इस काम को करने के लिए हमें चुना गया है। इसको ड्यूटी समझकर हमको आगे बढ़ना है, इस 5D को हमें लाना है जितना हमसे हो पाए। क्लियर? यस। एंड सब कुछ ऑटोमेटिकली डिजाइन अपने आप हुआ है, मैंने कुछ खुद से ऐसा बैठ के नहीं किया है कि जो आता गया गाइडेंस उसके हिसाब से। और देखिए सामने। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड ही करवाता है, हमें सिर्फ यस मैम। माध्यम बनना पड़ता है, और आप माध्यम अच्छा बने हैं। यस। थैंक यू मैम। यस कविता जी, फास्ट ले लेंगे क्वेश्चंस, है ना हाँ, अभी मास्टर्स 3 ही मैम का। क्वेश्चन से यस। 8 बज गए हैं। आत्मवंदन मैम। रितु मैम, थैंक आत्मबंधन। यू मैम। मेरा भी एक क्वेश्चन था कि हम मतलब मुझे इतने साल इन लॉज में ऐसे टॉर्चर किया जाता था, मतलब मेंटली, तो मैं बहुत फील करती थी। और इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स, मैंने इतनी सारी हेल्थ इश्यूज हो गई तो मैनिफेस्ट कर, लेकिन मैं कभी पलट के मन में नहीं आता था कि मैं भी उनको ऐसे करूं या ऐसे बदला लूं या क्या। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं, मुझसे क्यों कहा जाता है ना ऐसा मुझसे। और हर काम में मैं परफेक्ट, और तो भी उन्होंने वही करना, मुझे टॉर्चर करना, बुराई करनी, ये वो सब। तो मतलब 20 इयर्स उनके साथ रहे, फिर इतना उन्होंने वो किया कि हमें घर छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, मैं कहा हमारा भी तो हक है ना, तो हमें भी तो हमें मिलना चाहिए यहाँ से। कह रहे नहीं नहीं, हक की बात छोड़ो, तुम चलो यहाँ से। तो हमें मतलब ऐसे था कि कहाँ जाएंगे अब घर छोड़ के। जॉब भी ऐसी नहीं थी कि हम रेंट पे भी ले सके, लेकिन ईश्वर ने ऐसा किया कि हमें जॉब तो मिली, उनको हाउस मास्टर का वो मिल गया, तो हमें वहां अपार्टमेंट मिल गया, इतनी सारी फैसिलिटी। तब मैंने सोचा कि भगवान ने देखो ना
हमें कितना अच्छा सोचा था उसने, हमारे लिए कितना अच्छा किया। वहां खाना फ्री, रहना फ्री, फर्निश्ड पूरा फ्लैट मिला, इतना सब कुछ मिला। और 20 ईयर्स के बाद, मैंने कहा 14-20 वर्ष का बनवास के बाद ये सब मिला, लेकिन वो मन में वो बातें मेरी चलती रहती थी, मतलब कभी नहीं जाती थी वो कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, नींद नहीं आती थी। लेकिन जब से अभी ध्यान में आए हैं तो अभी आता है, लेकिन फिर भी कभी आ जाती है फीलिंग्स आप ना। कहाँ रहते लेकिन हैं? अब वो पेन नहीं होता है, लेकिन वो आती रहती हैं बातें। तो अभी फैमिली में ऐसे होता है कि कोई क्लोज है, हस्बैंड है, कोई कुछ कहते हैं, मुझे समझते नहीं है, ऐसे क्यों बिहेव करते हैं ना, ऐसे क्यों कौन बिहेव करता है ना, मैं ऐसे जवाब देती हूँ उनको, ऐसे क्यों बोलते हो ना आप, ऐसे क्यों मेरी बात क्यों नहीं समझते हो। तो ये सब समझ नहीं आती अभी। उससे तो मैं बाहर आ गई, और वो सभी रिलेशंस अब इतने अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उनको कभी मन में बदले की भावना नहीं थी, प्यार ही प्यार किया और उनके साथ ऐसे किया, फॉरगिव कर दिया उनको। तो अब इतना अच्छा यस, लग रहा है और इतने अच्छे रिलेशन हो गए हैं। लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स में ऐसे होने लगे अब कि वो ऐसे बोल देते हैं कि, मैंने कहा आप बिल्कुल। लोग ऐसे बात कर रहे हो, बोलने का वो नहीं है, कैसे आप कौन बात से करते शहर हो। में रहती हैं? मैं देहरादून उत्तराखंड में मैम। अच्छा, रितु जी के साथ कब से जुड़ी हैं? रितु जी के साथ मैं बहुत लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ। पहले हम दूसरे, यस, हाँ, जैनिस का इनका है सेशन, उनमें अटेंड किया था मैंने, तो फिर यहाँ पहुंच के धीरे धीरे यस, रितु रितु मैम जी से से गुड कोई बीच मेंटर, आप में। बिल्कुल जुड़े रहिए उनके साथ में। और रितु जी, आप हाँ ग्रुप में फॉरगिवनेस वाला लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो ये जो 40 दिन का लिंक है, आप इसको जरूर करिएगा। श्योर मैम, मैं वो आज मैंने 2 बार किया है मैम, वो वाला कर्म यस, विपाक ध्यान में, मैं 40 डेज का। तो उसी में मतलब ये हम समझ करवा में आया चुके हैं, सारा। पहले 40 डेज ना करवा चुके हैं, और स्टार्ट ही हमने फॉरगिवनेस से किया था। हाँ, बट फिर अच्छा से कर अच्छा, देंगे मैम हम इसको फिर से। फिर नहीं कर ठीक है, देंगे। ठीक है जी ठीक मैम। है। अच्छा, तभी है, तो यस। वही मैं सोचती थी, ये बार बार क्यों आ जाता है ना अंदर क्वेश्चन की तो ये लौट के क्यों आता है बार बार क्वेश्चन, जब हम वो समझ चेतना, चुके हैं, हम कर चेतना चुके के लिए, जैसे हैं। मैंने अभी समझाया ना कि चेतना धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी। तो वो चेतना को बढ़ने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। आप ऋतु जी के साथ जुड़ के रहिए, ध्यान के जितने सत्र है वो सारा कीजिए। अपना पर्सनल भी आप दिन में 1-2 घंटा ध्यान कीजिए। और फ्रेंड्स, एक सीक्रेट की बात है, आपको एक आप क्या बताऊं, मैं जिसके साथ में ऐसा होता है ना कि ऐसे 15 साल, 14 साल, 20 साल ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, वो सब डिवाइन सोल्स हैं। वो सब इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करने आए हैं। वो चुने हुए लोग हैं। ये जान जाइए कि आप चुने हुए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको चुना गया है, और आपको खड़ा करने के लिए, आपको आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए ये सारी परिस्थितियां, ये पूरी तरह से प्लान तरीके से आपके जीवन में आई हैं। अब आप जिस लिए जन्मे हैं, उसको फटाफट से जान जाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो विजडम आपको मिली है वो पूरी देहरादून में फैलाइए। घर घर जाइए आप पैम्पलेट्स लेकर। समझे? हेल्थ इश्यूज मैम बहुत है मुझे, मैं बिल्कुल मतलब बेड पे थी, अभी मैं बैठना अटेंड करना शुरू कर दिया सेशन। मैं ज्यादा चल नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती, तो मुझे बहुत सारी बैक प्रॉब्लम है, ये सब लेग्स में पेन वगैरह सब रहता है, बढ़िया तो होगा। डॉक्टर के लेकिन पास धीरे भी धीरे जाइए, ठीक हो रहा है काफी। फिजियोथेरेपी में भी जाइए, हम्म, फिजियोथेरेपी में भी जाइए। अपने आप को इतना फिट कीजिए कि जिसलिए आप जन्मे हैं, ये जन्म वेस्ट ना जाए। वो सारा काम खत्म करके आप जाएं। अपने जी। आप को इतना फिट कर दीजिए, इस अब नई इतना ऊर्जा अच्छा के लगता है साथ। ना, सेशन अटेंड करना है, खुश रहती हूँ अब मैं। ये तो इतना डिप्रेशन में थी कि सुसाइडल थॉट्स ही आते थे कि मुझे सुसाइड ही करना, और जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, कुछ है ही नहीं कुछ मेरी लाइफ में। बिल्कुल। लेकिन मैं इससे बाहर आ गई हूँ, अब जब से ध्यान में आई हूँ तो सब बाहर आ गई मैं। और माइग्रेन ठीक हो गया मेरा, 38 ईयर्स पुराना माइग्रेन, और बीपी 15 ईयर्स पुराना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी हैं और हो रही हैं धीरे धीरे, और मैं खुश रहने बहुत लगी हूँ बढ़िया। बहुत। बस, थैंक यू आप सब मास्टर्स का मैम, थैंक यू सो मच। आपके सानिध्य में हम ये सब जान पाए और आपके साथ जुड़ पाए और ये सब सीख पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस थैंक यू कविता जी। कविता जी, सोनाली जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे। हाँ, जी मैम। यस। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, बताइए। मैं एक्चुअली अपना एक फॉरगिवनेस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। वैसे फॉरगिवनेस वर्ड मैंने 10 साल पहले मेरे लाइफ में आया था, जब मैं चाहती थी कि इस मतलब इतना टेंशन इतना तनाव था, मैं चाहती थी फॉरगिव कर दूं। मैंने एक यीशु मसीह का स्टेटमेंट सुना था कि ईश्वर के नाम पे उसे माफ कर दो।
तो मैं बहुत अपने आप को कैसे माफ कर सकती हूँ, कैसे माफ कर सकती हूँ। मतलब मैं फाइटिंग करती, मैं चाहती थी, बट मुझे ये एक्सेप्ट करने में बहुत, अभी तो आप लोग इतने सारा माध्यम है, उस समय उतना माध्यम नहीं था, बुक भी नहीं था मेरे पास, बस एक कोट मैंने सुना था कि मेरे नाम पे माफ कर दो, अगर कुछ भी है तुम्हें तकलीफ तो माफ कर दो। बट तो उसको एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। बट आज मैं उसको अच्छे से रियलाइज करती हूँ, और ये सही में हर दुख दर्द की एक दवा है कि माफ कर दो, और दिल से माफ कर दो, और बहुत प्यार दो। जिसने तुम्हें कोई भी तकलीफ दिया है तो तुम समझो एक ईश्वर के तरफ से, तुम ईश्वर के लिए प्रिय हो, भगवान तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, तुम्हें टीच कर रहे हैं, तुम्हें एक लर्निंग दे रहे हैं, वो तुम्हारे लिए एक सबक है। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको एक लेसन की तरह लो, और उसको जीत के दिखाओ। उसको ये बिना कुछ प्रॉब्लम के लाइफ होता ही क्या है। अगर लाइफ बहुत बढ़िया। एकदम शांत रहे, उसमें कुछ डिफिकल्टी ही नहीं हो, तो फिर पर्पस क्या है जीने का? खाओ पियो सो जाओ मर जाओ, ये कोई लाइफ होता है? तो हम लोग सब आपने पूरे कुछ सेशन लर्न की करने जीत के को आते आपने हैं। बता दिया है, बहुत बढ़िया। स्वामी हम मुकुंदानंद जी कहते हैं ना, वो एक बहुत बड़े सेंट थे, वो कहते थे कि आप हमेशा एक निंदक को अपने जीवन में रखो, अपने लिविंग रूम में उनको बैठा कर रखो, और वो आपकी निंदा करते रहे तो उनका तिलक करो, और उनको कहो कि हाँ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ सुनने के लिए, करो मेरी निंदा। और वो जितनी निंदा और अपमान आपको देते हैं उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ेगी। हमेशा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक निंदक को अपने जीवन में होना बहुत जरूरी है। और बहुत लकी लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ सही करने के बावजूद एक निंदक आता है उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बाद में उसको समझ में आता है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा सोनाली जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। अभी मैं 8:10 हो गया कंटेंट है। में एक अच्छा ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आप भेज दीजिए, मैसेज भेज दीजिए, कुछ रहता है तो हम लोग उसको जरूर मैम के पास भेज देंगे, है ना? क्योंकि यस। टाइम भी हमको देखना होता है, बहुत उधर सुबह एंड है। संतोष आंटी भी बात करना चाह रही थी, उनका टाइम हो गया इसलिए वो निकल गई है यस, शायद। संतोष आंटी आप भी अनम्यूट करके बता दीजिए। शी हेमलता इज जी वेरी भी डियर टू सब मी, कर वेरी दीजिए। सीनियर मास्टर। आत्मवंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन। सारिका। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैंने तो सिर्फ बैठ के तुम्हें प्यार दे रही हूँ अपना, और देख रही हूँ, बस सारा सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। लव यू सारिका। थैंक बस यू। देखना सेम ही ही है, चीज को आप देखने कब से हो से जाए। सुनते हो, बोर नहीं हो जाते हो संतोष आंटी? नहीं, बोर होने का काम इसलिए नहीं है कि मैं सुन भी रही हूँ और आपको देख रही हूँ ना लगातार। ये यस। प्यार होता है। यस, थैंक यू। थैंक जी, यू सो मच, लव आंटी। थैंक यू सारिका। हम्म, सारिका मैंने मैम, अपने बताइए। हेमलता आत्मवंदन। जी को भी साथ में ले लिया है जी। यस, मैम बताइए। 5D का आपने बहुत अच्छा बताया कि आप सब छोड़ दोगे तभी ऊपर उठोगे। कई बार हम पकड़ के रखते हैं मैम, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे अंदर से अवचेतन मन से कुछ कुछ निकल के आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। उसको कैसे फॉरगिव करें, क्योंकि आप शायद वो वही किसी आप, यस, आपकी जब चेतना की उन्नति नहीं हुई रहती है, या फिर आपको उतनी क्लैरिटी नहीं होती है कि ये सारे कारण हैं, तभी आपको वो बार बार लौट के, ये दो ही कारण हो सकते हैं। आप एक बार और 40 दिन वाला फॉरगिवनेस कीजिए, कहीं कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आपने मिस किया होगा, अभी तक अमल नहीं किया होगा, तो आपको तुरंत पकड़ाई में आ जाएगी। और दूसरी बात है कि आप उसको फिर से करोगे तो आपकी चेतना भी बढ़ेगी, और इस बार शायद आपको वो पूरी तरह से वॉश आउट करके आपको आपके अगले जो लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल, वहां तक आपको ले जाए। थैंक यू मैम। मैं तो जो भी आता है उसको आपके सेशन में भेज देती हूँ फॉरगिवनेस का, और उसको वो फॉरगिवनेस वाला जरूर देती हूँ, क्योंकि उससे काफी सब लोग को रिलीफ मिलता है। फिर वो आके बताते हैं कि अच्छा, मतलब मेरे को बहुत फायदा हुआ है करके। लेकिन कई बार मेरे संग भी यही होता है कि पता नहीं कहाँ से निकल के कोई चीज पिंच कर जाती है। यस, ये दो कारणों की वजह से होता है। एक तो आपका ध्यान कम हो गया होगा, 100% लिख के रखिए। आपका ध्यान कम हो गया होगा, आप ध्यान बढ़ा दीजिए। रोज का जो ध्यान है वो बंद हो गया होगा, आपकी रूटीन गड़बड़ा गई होगी। फिर सब कुछ करने के बावजूद 3-4 साल के बाद अगर फिर से चलकर वही चीज वहीं आ जाए, तो 100% ये लिख के रखिए, या तो आपका ध्यान कम हो गया है, या जो रेगुलरिटी है, जो हम रोज ध्यान करते हैं, वो बंद हो गया। आज किया, 3 दिन नहीं किया, तो आप वहीं आकर पहुंच जाओगे।
जब तक एक पर्टिकुलर चेतना के स्तर पर आप ना पहुंचे, कि वहां पहुंचने के बाद तो आप और नीचे जा ही नहीं सकते, तब तक आपको रोज ध्यान करना आवश्यक है। वरना आप कितने भी बड़े मास्टर हो, आप फिर वही जगह पर आकर पहुंच जाओगे। सबसे पहले रोज ध्यान शुरू कर दीजिए। उसके लिए एक ऐसा मंच चुनिए जो आपको टाइम के लिए सूट करे। सुबह 5 बजे कहीं कोई मंच है तो आपको वो सूट करता है, तो वो 12 बजे कोई लेडीज का काम खत्म हो जाता है तो वो, कभी किसी को 3 बजे का टाइम मिलता है तो वो, कभी हमारे साथ 7 बजे का टाइम है तो वो, जो भी टाइम आपको सूट कर रहा है एक मंच चुनिए। ग्रुप मेडिटेशन से ज्यादा आपको ऊर्जा मिलेगी। आपका एक मंच रहेगा तो आपकी रूटीन में रहेगा, रेगुलरिटी रहेगी। घर में शादी ब्याह फंक्शन है तो उसी मंच का जो यूट्यूब आपको मिलता है, आप रात में सोने के पहले 10 मिनट उस यूट्यूब को सुनकर ध्यान करके सो सकते हैं। ये रेगुलरिटी अगर आपके अंदर रहेगी तो 100% मैं लिख की गारंटी के साथ देती हूँ, आप कभी भी वापस उस स्थिति में नहीं पहुंचोगे जहां से आपने शुरुआत की। ये थैंक यू बेसिक है, मैम। के बाद आपको जितना ज्ञान लेना है आप लेते रहिए। मैम एक थैंक बहुत यू मैम। मूवी है अजय देवगन की, थैंक गॉड, वो देखनी चाहिए, हिंदी मूवी है। उसमें है तो वो कर्मा एंड हमारे जो भी फॉरगिवनेस है, बहुत एक एक छोटे छोटी उसके जो उनकी डूइंग्स है उनको बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है। आज सुबह ही मैंने एक सेशन में उसके लिए भी बात किया था हेमलता जी के साथ, कि वो मूवी हमको देखनी चाहिए, कि कैसे हम अननोइंगली अपने ये सब चीजें कर्म कर लेते हैं और फिर हम दोष देते हैं ये सब, और फिर माफ करने के लिए रेडी नहीं होते हैं हम। इवन भगवान से हम लोग आर्गुमेंट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया आपने, है ना, ऐसा वाला। तो नहीं, जितने भी मैं बोलती हूँ विलेंस है ना जो हमारी लाइफ में ऐसे जो कर रहे हैं, तो हम भी हीरो हैं और हमारी मूवी है ये। बिना विलेन के कोई हीरो की मूवी हिट नहीं होती। तो हीरो और विलेन दोनों का होना जरूरी है हर मूवी में। तो उनको बहुत बढ़िया। तो बस साथ में रखिए विलेंस को और अब हीरो बन के रहिए। हम भी हीरोइंस हैं बड़ी बड़ी, तो बस वो विलेन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बेस्ट विलेन का भी तो एक रोल होता है ना, मूवी बोर हो जाएंगे नहीं तो, सारे हीरो हीरोइंस आ जाएंगे तो। जरूरी है नमक मिर्च मसाला, जरूरी है स्पाइसी होना। तो बस एकदम। यस, तब बहुत। जिंदगी मजेदार बनेगी हमारी। यस, बिल्कुल बिल्कुल एंगल ऋतु नहीं जी। होना है, दोष नहीं देना है ना भगवान को ना उस सामने वाले को, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी है कि हाँ ये है मस्त एकदम बढ़िया लाइफ प्लान, क्या बॉस हमने चुना है ऐसा वाला। बहुत ही बढ़िया। ठीक, एक मूवी का नाम चैट में टाइप कर दीजिए, कुछ लोग मांग रहे थैंक हैं। गॉड, यस। अजय देवगन जी की थैंक गॉड मूवी। यस, लास्ट हम क्वेश्चन ले रहे फ्रेंड्स दीपिका जी का, उसके बाद आज के सेशन का समापन करेंगे। बहुत लोगों को भूख लग रही है, नाश्ते का यहाँ इंडिया में समय हो गया है। मैंने तो सोचा हो गया है सारा क्वेश्चन, इसलिए मैं बीच में बोलने लग गई। नहीं, मुझे दीपिका जी क्वेश्चन नहीं फटाफट से पूछना बता है। दीजिए। जी। मुझे क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे थैंक्स करना है रितु जी का, जिन्होंने ये ग्रुप में मुझे ज्वाइन किया। पता नहीं मुझे किसने किया, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी संडे से ज्वाइन हो गई हूँ। थैंक आज यू, का मेरा तीसरा दिन है। थैंक यू। और अभी सारिका मैम, आप मुझे योगानंद जैसे दिखाई दे रहे हो, इसके लिए मैंने हैंड रेज किया था। बस जो आप ज्ञान दे रहे हो ना, वो उन्हीं के जैसा लग रहा है। आपका फेस बिल्कुल वही लग रहा है तो ये जो फॉरगिवनेस हम का लोग जो सब। सेशन है ये भी योगानंद जी का दिया हुआ है। और पर्सनली मैं योगानंद जी से बहुत जुड़ी हुई हूँ। मेरे सेशंस के देखो 80% 90% ज्ञान योगानंद जी का ही होता है। मैम, ये तो मुझे मालूम नहीं था, मगर मुझे आज बहुत बहुत लग रहा है। वैसे मैंने यूट्यूब में आपके बहुत सारे सेशन देखे हैं फॉरगिवनेस के, बीच बीच में। वैसा मुझे टाइम नहीं मिलता है, मगर ये टाइम पे मैं बोली नहीं, आज मुझे अभी 21 दिन का करना ही है। तो बिल्कुल। मैं ज्वाइन हो गई और आपका देखा तो आप मुझे बहुत ये लग रहे थे, इसके लिए मैंने हैंड रेज किया। सॉरी, लेट हुआ मेरी वजह से, वेरी सॉरी, मगर यस एंड थैंक ऋतु यू। जी, थैंक यू दीपिका जी। एंड थैंक ऋतु यू। जी, आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। आगे यस यस। बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वी हमेशा। विल डू इट, वी विल हैव टू डू इट। हम यस जन्म लिए हैं मैम, इसलिए। जो आपने इसके साथ इंस्पायर आज्ञा किया लेती था। हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. मास्टर। Bye all of you.